Hello guys, welcome to Read the Law classes. Today we are discuss about Section 3 of Indian Evidence Act 1872. Section 3 regarding the definitions of this act. Its mean Section 3 contain important definition of the word that are used in Evidence Act 1872. The first definition is court. Let's see the bare act language of this section. The court includes all judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence. Its mean court may include all judges and magistrates and all persons legally रूप से जो एविडेंस लेने के लिए अथोराइज हैं बट इसमें आर्बिट्रेटर्स को छोड़कर जो कि आर्बिट्रेटर्स इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग एविडेंस लेने के लिए अथोराइज नहीं है। आइए कोर्ट की डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं। कोर्ट की डेफिनेशन में जो वर्ड इंक्लूड्स दिया गया है यह इंडिकेट करता है कि यह डेफिनेशन अपने आप में एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इट्स मीन द वर्ड इंक्लूड्स give an impression that it is and not an executive definition. So what is definition of court? The last part of the provision, all persons except arbitrators legally authorized to टेक एविडेंस। इट्स मीन यह इंडिकेट करता है क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर्ट का कि सभी व्यक्ति जो लीगली रूप से एविडेंस लेने के लिए अथोराइज हैं वो कोर्ट की आइडेंटिफिकेशन को मेजरमेंट करता है बट इसमें आर्बिट्रेटर्स को लीगली रूप से एविडेंस लेने के लिए अथोराइज नहीं किया गया है। आइए कोर्ट वर्ड की डेफिनेशन को और अच्छे से समझते हैं। सीआरपीसी का जो सेक्शन 2 है और जिसकी क्लोज 1 है जिसको हमने सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में भी स्टडी किया था, जुडिशियल प्रोसीडिंग। इट्स मीन जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेक ऑन ओथ। इट्स मीन जुडिशियल प्रोसीडिंग वह प्रोसीडिंग इंक्लूड है जिसमें एविडेंस को लीगली रूप से ओथ के द्वारा लिया जाता है। इसी के रिगार्डिंग इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 20 है जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिनोट करता है। आइए सेक्शन 20 ऑफ इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 20 को देखते हैं जो कि डिस्क्राइब करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट ए जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन और a body of judge which is empowered by law to act judicially as a body when such a judge or body of judge is acting judicial। It's mean कोर्ट ऑफ जस्टिस एक जज को डिनोट करता है जो कि अकेले जुडिशियल एक्ट के रूप में कार्य करने के लिए लीगली रूप से एम्पावर्ड है या बॉडी ऑफ जज जिसे लीगली रूप से जुडिशियल एक्ट करने के लिए एक बॉडी के रूप में कार्य करने का अधिकार है। जब ऐसा जज या बॉडी ऑफ जज जुडिशियल रूप से कोई एक्ट करते हैं तो वह कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में हमने जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिसाइड करने के लिए कि यह प्रोसीडिंग जुडिशियल है या नहीं उसको डिसाइड करने के लिए हमने 3 टेस्ट के बारे में स्टडी किए थे जो कि हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट, फंक्शनल टेस्ट एंड अप्रोच और प्रोसेस टेस्ट। इंडियन पेनल कोड जिसका सेक्शन 20 है वो अप्लाई करता है अप्रोच और प्रोसेस टेस्ट क्या फाइंड करने के लिए कि यह एक्ट जुडिशियल एक्ट है या नहीं, मीन यह कोर्ट ऑफ जस्टिस है या नहीं। और सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 2 क्लोज 1 ऑफ सीआरपीसी अप्लाई द फंक्शनल टेस्ट of whether the body is illegally authorized to take evidence। It's mean section 3 और section 2(1) clause of CRPC अप्लाई करते हैं फंक्शनल टेस्ट को कि यह फाइंड करने के लिए कि बॉडी लीगली रूप से एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज है या नहीं भी। आइए और आगे जानते हैं कि कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जाता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के द्वारा एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के द्वारा एंड कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे समक्ष यह सवाल उठता है कि क्या सेंटर या स्टेट एक्ट के प्रोविजन जिनके अंडर ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ट्रिब्यूनल को उनके समक्ष जो केसेस आते हैं उनको डिसाइड करने के लिए एविडेंस लेने का अधिकार है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 प्रोवाइड करता है सेक्शन 22 क्लोज 1 जो कि प्रोसीजर एंड पावर ऑफ ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग है but CPC will not apply to the tribunal and tribunal are guided by the principle of natural justice and shall have the power regulate its own procedure। It's mean जो ट्रिब्यूनल है वो CPC के द्वारा बाउंड नहीं है बट
उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना होगा और ट्रिब्यूनल अपने खुद की प्रोसीजर को फॉलो करता है। इसके आगे है सेक्शन 22 क्लोज 3 जो कंफर्म करता है ट्रिब्यूनल की पावर को ऑफ ए सिविल कोर्ट इन मैटर इंक्लूडिंग समनिंग ऑफ ए पर्सन, एग्जामिनिंग हिम ओथ, requiring production of documents and receiving evidence of affidavit. It's mean सेक्शन 20 क्लोज 3 किसी व्यक्ति को बुलाने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने, दस्तावेज को पेश करने के लिए या एफिडेविट के थ्रू एविडेंस प्राप्त करने के लिए, इन सभी मामलों में ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट की कुछ पावर प्रोवाइड की गई हैं। इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक केस है सेल कंपनी ऑफ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस फेडरल कमीशन ऑफ टैक्सेशन 1931 का ये केस है, जिसमें लॉर्ड सेंकी ऑब्जर्व करते हैं कि there are tribunals with many of trapping of a court which nevertheless are not court in the strict sense of exercising judicial power. It's mean एक कोर्ट के कई ट्रैपिंग ट्रिब्यूनल हैं जो फिर भी जुडिशियल पावर का एक्सरसाइज करने के लिए स्ट्रिक्ट सेंस में कोर्ट नहीं है। एंड रिसेंटली इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट all tribunals are not courts but all courts are tribunal. It's mean सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी ट्रिब्यूनल कोर्ट्स नहीं हो सकते बट सभी कोर्ट ट्रिब्यूनल हो सकते हैं। आइए इसको और एनालाइज करते हैं। इट इज सबमिटेड दैट द टेस्ट एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 फॉर डिटरमाइनिंग वेदर ए बॉडी इज ए कोर्ट और नॉट or is not whether evidence act will apply to the proceeding before the body, because that is exactly the question to be decided, but whether the body is legally authorized to take evidence. It's mean इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जो सेक्शन 3 के अंडर अप्लाई टू टेस्ट यह डिटरमाइन करने के लिए है कि कोई बॉडी कोर्ट है या नहीं, और इंडियन एविडेंस एक्ट बॉडी के समक्ष प्रोसीडिंग पर लागू होगा या नहीं, क्योंकि यह एक वास्तव में तय करने वाला पर्सन है, क्वेश्चन है। लेकिन क्या बॉडी एविडेंस लेने के लिए लीगली रूप से ऑथराइज है? इफ द आंसर इज यस, यदि इसका आंसर हाँ है तो इंडियन एविडेंस एक्ट would apply to its unless its application expressly excluded by the act under which body is constituted. It's mean Indian Evidence Act उस पर तब तक लागू होगा जब तक कि उसके एप्लीकेशन को उस एक्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से उसको एक्लूड नहीं किया जाता जिसके अंडर उस बॉडी का गठन किया गया है। इससे रिलेटेड हमारे पास एक केस है जिसका नाम है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस पीएन शर्मा AIR 1965 गजेंद्र गडकर जस्टिस थे, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसा कि कोर्ट्स के केसेस में होता है वैसे ही ट्रिब्यूनल के केसेस में यह स्टेट की इनहेरेंट जुडिशियल पावर है जिसे ट्रांसफर कर दिया गया है और उस पावर के बेसिस पर यह स्टेट इनहेरेंट जुडिशियल एक्ट है जिसे वे डिस्चार्ज करते हैं। इट्स मीन हमने के रिगार्डिंग जैसे कि कोर्ट के मामलों में होता है वैसे ही ट्रिब्यूनल के मामले में है कि जो स्टेट की इनहेरेंट पावर है, जुडिशियल पावर है, उसको वो ट्रांसफर कर देती है ट्रिब्यूनल को, जिसके बेसिस पर वे ट्रिब्यूनल जुडिशियल फंक्शन करते हैं और उनको डिस्चार्ज करते हैं। जुडिशियल फंक्शंस और जुडिशियल पावर एक सॉवरेन स्टेट के एलिमेंटों में से एक है और पॉलिसी के बेसिस पर स्टेट अपने जुडिशियल फंक्शंस और पावर को मेनली रूप से कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सेटअप किए गए कोर्ट को ट्रांसफर करता है, लेकिन यह स्टेट की कैपेबिलिटी को प्रभावित नहीं करता। एप्रोप्रिएट मेजरमेंट के द्वारा अपनी जुडिशियल फंक्शंस और जुडिशियल पावर को स्टेट अपना एक हिस्सा ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर करने के लिए उन्हें स्पेशल केसेस और पार्टियों के बीच डिस्प्यूट पर डिसीजन लेने का कार्य सौंपता है। आइए आगे देखते हैं कि क्या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग एक कोर्ट प्रोसीडिंग है या नहीं। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एन एम्प्लॉइज हैव बीन हेल्ड बाय ए लॉन्ग चेन ऑफ डिसीजन as not amounting to judicial or court proceeding, and the punishment that may be meted out to employee will not attract a doctrine of double jeopardy, as the proceeding and penalty that may be imposed the employee do not amount to prosecution and punishments. It's mean एक एम्प्लॉइज के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन करने के लिए डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग जुडिशियल
या कोर्ट प्रोसीडिंग के रूप में डिसीजन की एक लंबी चेन द्वारा आयोजित की गई है और इम्प्लॉइज को दी जाने वाली पनिशमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ जियोपेरिडी को ट्रैक नहीं करती है और इम्प्लॉइज पर जो फाइन लगाया जा सकता है वह प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट की अमाउंट नहीं है। जो हमारे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, सेक्शन 3 मेक इट क्लियर दैट आर्बिट्रेटर्स डू नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म कोर्ट। इट्स मीन जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है और हमारा सेक्शन 3 है, यह स्पष्ट करता है कि आर्बिट्रेटर्स कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते। द वर्ड legally authorized to take evidence in section 3 should be taken to mean not authorized under the law but authorized by law. The difference between authorized under the law but authorized by law इट्स मीन सेक्शन 3 में एक एविडेंस लेने के लिए लीगली रूप से अधिकृत शब्द का जो मीनिंग है लॉ के अंडर अथोराइज नहीं है बल्कि लॉ द्वारा अथोराइज के रूप में हमेशा समझना चाहिए। जो हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट एंड 1996 ऑफर्स एन इंटरेस्टिंग इंसाइट इनटू द क्वेश्चन एंड द स्टेट्स फॉर रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर। इट्स मीन जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, the arbitral tribunal shall not be bound by the CPC and Indian Evidence Act. इट्स मीन जो हमारे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैं वो बाउंड नहीं है सीपी से या इंडियन एविडेंस एक्ट से। सेकंड पॉइंट इज द पार्टी आर फ्री टू एग्री ऑन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन कंडक्टिंग इट्स प्रोसीजर। इट्स मीन पार्टी को फ्री है कि वह कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाए या नहीं किया जाए। Point 3 है failing any agreement referred to in subsection 2 the arbitral tribunal may subject to this part conduct the proceeding in the manner it considered appropriate। इट्स मीन जो सबसेक्शन 2 में रेफर्ड है कि किसी भी एग्रीमेंट के फेल होने पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है इस पार्ट के अधीन प्रोसीडिंग को एप्रोप्रिएट तरीके से कंडक्ट कर सकता है। 4 पॉइंट है द पावर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 3 इंक्लूड्स द पावर टू डिटरमाइन एडमिसिबिलिटी, रिलेवेंस, मटेरियलिटी एंड वेट ऑफ एनी एविडेंस। इट्स मीन जो सबसेक्शन 3 के अंडर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जो पावर है किसी भी एविडेंस की एडमिसिबिलिटी और रिलेवेंसी और मटेरियलिटी और वेट ऑफ एविडेंस को डिटरमाइन करने की जो पावर है ट्रिब्यूनल में सम्मिलित है। एडमिनिस्ट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अदर प्रोविजन यह क्लियर करते हैं कि आर्बिट्रेशन का काफी हद तक प्राइवेटाइजेशन किया गया है और ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूट, कंपोजिशन और प्रोसीजर को पार्टियों द्वारा एग्रीमेंट पर छोड़ दिया गया है, जबकि ट्रिब्यूनल को एविडेंस लेने के लिए अथोराइज किया जा सकता है बट ट्रिब्यूनल सीधे लीगली रूप से नहीं एविडेंस को ले सकते बल्कि पार्टी के समझौते एग्रीमेंट से या समझौते से या ट्रिब्यूनल के जो उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जबकि ट्रिब्यूनल को एविडेंस लेने के लिए अथोराइज किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल सीधे रूप से ये मतलब कि कानूनी रूप से एविडेंस को नहीं ले सकते बल्कि जो पार्टी के एग्रीमेंट है और जो ट्रिब्यूनल का डिस्क्रिप्शन से एविडेंस लेने के लिए लायबल हैं। तो हमारी ट्रिब्यूनल और कोर्ट की जो डिफरेंस थे वे क्लियर हो गए हैं और हमें कोर्ट को अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि कोर्ट होता क्या है। सो दिस सेक्शन इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच। इसके रिगार्डिंग हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा जो कि है प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड।